नमस्कार। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में अपराध और राजनीति के ज़बरदस्त गठबंधन के बारे में। बीती 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी विकास दुबे का एसटीएफ के द्वारा एनकाउंटर किया गया। विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से अरेस्ट किया गया था और उसे यूपी पुलिस के सुपुर्द करने के लिए लाया जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। उसने भागने की कोशिश की और एसटीएफ के द्वारा उसे गोलियों से भून दिया गया और अंततः एक कुख्यात अपराधी का अंत हो गया। उस अपराधी का तो अंत हो गया, लेकिन उस अंत ने एक मुद्दा फिर से उठा दिया कि आखिर कैसे अपराधी समस्त आपराधिक गतिविधियों में खुलकर सामने आने के बावजूद भी कानून की निगाहों से बचते रहते हैं। क्या राजनीतिक दलों की सहमति और मर्जी के बिना ऐसा होना संभव है? एंड द आंसर इज अ बिग नो, बिकॉज इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज that criminals are being inducted into Indian politics। यहाँ एक वाक़ये का मैं जिक्र करना चाहूँगी। इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज और उस वक्त के इलाहाबाद में जिस वक्त बीपी सिंह की सरकार थी, उस सरकार में एक कद्दावर कायस्थ नेता थे जो कि सरकार में मंत्री भी थे। एक सार्वजनिक सभा के दौरान उन्होंने एक बाहुबली नेता को अपने साथ खड़ा कर लिया और उनकी तारीफ में कुछ शब्द कह दिए। वीपी सिंह जी के द्वारा उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। क्या आज की राजनीति में ऐसी नैतिकता संभव है? कदापि नहीं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को राजनीति में दाखिल करने का जो ट्रेंड है वो 80 के दशक से ही शुरू हो गया था। पूर्वांचल के दो माफिया वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी, इन दोनों के बीच में ही गैंग वॉर चलती रहती थी। आज का गोरखपुर जो विकास का गढ़ कहलाता है, उस वक्त गैंग वॉर का अड्डा बन चुका था। दोनों के बीच में माफिया, इटली के माफियाओं की तर्ज पर गैंग वॉर चलती थी। एक दूसरे के दोनों कट्टर दुश्मन थे। बाद में वीरेंद्र प्रताप शाही का श्री प्रकाश शुक्ला, एक कुख्यात अपराधी था, उसके द्वारा मर्डर भी कर दिया गया। लेकिन उससे पूर्व इन दोनों पर ही राजनीतिक दलों की कृपा बरसी और इनको टिकट दिए। ये चुनाव लड़े और ये चुनाव जीते भी। उसके बाद तो अपराधियों को जैसे राजनीति में लाने का चलन ही चल पड़ा। उनको टिकट दिए जाते, चुनाव लड़वाया जाता और वो चुनाव जीत भी जाते थे और उसके बाद राजनीतिक दलों से वो अपना योगदान वसूल भी लेते थे। 80 के दशक में कांग्रेस ने रायबरेली सीट को जीतने के लिए एक क्षत्रिय बाहुबली नेता का सहारा लिया। अमरमणि त्रिपाठी, हरिशंकर तिवारी, दोनों ही बाहुबली थे। सब जानते हैं इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने इन पर विश्वास जताया क्योंकि पूर्वांचल के कई जिलों में इनका गहरा प्रभुत्व था। जनता इनसे खौफ खाती थी, तो ये बात निश्चित थी कि कांग्रेस का वोट बैंक सुरक्षित है। तो इन बाहुबलियों के सहारे कांग्रेस ने इन सीटों को जीता। 90 के दशक में पनप रही समाजवादी पार्टी ने दस्युओं का सहारा लिया। ददुआ गैंग, सबने इसका नाम सुना है। ददुआ जो दस्यु सरगना था, उसके बेटे, उसके भाई, उसके भतीजे का सियासी करियर समाजवादी पार्टी के द्वारा ही सेटल किया गया। इसके अलावा मदन भैया, अतीक अहमद, डीपी यादव जैसे न जाने कितने आपराधिक पृष्ठभूमि को बिलोंग करने वाले नाम हैं जिनका सियासी करियर समाजवादी पार्टी के द्वारा सेटल किया गया। इन पर अपनी कृपा बरसाई गई। बहुजन समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। एक समय में एसटीएफ के मोस्ट वांटेड रहे विनीत सिंह बसपा से ही एमएलसी बनाए गए, तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। 1997 में जिस वक्त कल्याण सिंह की सरकार बसपा के समर्थन वापस लेने की वजह से गिर रही थी, उस वक्त कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हरिशंकर तिवारी और अमरमणि त्रिपाठी की बदौलत कल्याण सिंह अपनी सरकार को बचाने में समर्थ हुए और बाद में इनको पारितोषिक भी दिया गया, इनको सरकार में मंत्री बनाया गया। तो इस तरह से अपराधियों को राजनीति में लाने का जो ट्रेंड है वो 80 के दशक से ही चल पड़ा था। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार 17वीं विधानसभा जो कि 2017 में इलेक्ट हुई थी, उसमें 403 लेजिस्लेटर्स हैं। उन 403 लेजिस्लेटर्स में से 143 की क्रिमिनल हिस्ट्री है। बीजेपी के 312 लेजिस्लेटर्स हैं, जिनमें से 114 ने डिक्लेयर किया है कि उन्होंने क्रिमिनल केसेस को फेस किया है। 83 गंभीर अपराधों में पुख्त हैं। समाजवादी पार्टी 47 लेजिस्लेटर्स को मैनेज कर पाई, जिनमें से 14 की ज़बरदस्त आपराधिक हिस्ट्री है। बहुजन समाज पार्टी के पास 19 सीट्स हैं, तो उनमें से 5 की क्रिमिनल हिस्ट्री है
और कांग्रेस के पास कुल 7 सीटें हैं, तो उनमें से 1 की आपराधिक हिस्ट्री है, 3 निर्दलीय हैं और तीनों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। मुख्तार अंसारी और कुलदीप सेंगर जैसे जो नेता हैं वो जेल के अंदर हैं। यानी कि ज़बरदस्त जो आंकड़े इंडिकेट कर रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो लेजिस्लेटर्स असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर अपराधियों का ही है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर राजनीतिक दल इन बाहुबलियों के ऊपर, इन अपराधियों के ऊपर इतना विश्वास क्यों करते हैं? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो राजनीतिक दलों को मजबूर करती है कि अपराधियों को राजनीति में लेकर आया जाए? तो 2 तथ्य उभर कर सामने आते हैं। एक तो इन बाहुबलियों के पास पैसा बहुत होता है, राजनीतिक दलों को पैसा चाहिए होता है, पैसा अनकंडीशनली ये लोग राजनीतिक दलों को देते हैं। दूसरी चीज़ है मसल पार, बाहुबल बहुत होता है, जिसकी वजह से एक क्षेत्र विशेष की जनता इनसे खौफ खाती है और इस वजह से इनके जो वोट्स हैं वो रिजर्व हो जाते हैं। राजनीतिक दलों को विश्वास हो जाता है इस क्षेत्र की जनता इनसे खौफ खाती है, इनसे डरी हुई है, तो यहाँ के वोट इनको मिलना निश्चित है। तो इस तरह से क्षेत्र विशेष के वोट इनको मिलने ही मिलने हैं, इस गारंटी के साथ इन अपराधियों को राजनीतिक दल राजनीति में उतारते हैं, चुनावों में उतारते हैं, इनको टिकट देते हैं और चुनाव लड़वाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के लखनऊ में राजनीतिक संपादक सुभाष मिश्र का कहना है कि ये जो आपराधिक तत्व हैं ये राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चुनावों में ये बहुत महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होते हैं। ये सब जानते हैं कि ये लोग जिताऊ लोग हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास बाहुबल है और कभी कभी इनके जो जातीय समीकरण हैं वो इतने फिट बैठते हैं कि उसका सीधा लाभ राजनीतिक दलों को मिलता है। और जब ये नेता लोग चुनाव जीत जाते हैं तो ये बाहुबली इनसे अपने योगदान की फीस भी वसूल करते हैं। 2001 में एक मंत्री की हत्या के मामले में विकास दुबे वांटेड था, लेकिन उसको क्लीन चिट मिली। क्या बिना सरकार की मर्जी के ऐसा होना संभव था? बिल्कुल नहीं। यानी सरकार, यानी राजनीतिक दल इन आपराधिक गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल हैं, क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक सिक्योर करना है और इस वोट बैंक को सिक्योर करने में इनकी मदद करते हैं ये आपराधिक तत्व। यहाँ एक और बिंदु बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये तो सही है, ये सत्य बात है कि स्थानीय स्तर पर माफिया और नेता गठजोड़ चलता है। माफिया नेताओं से अपना काम निकालते हैं और नेता माफियाओं की मदद अपने कामों को पूरा करवाने के लिए लेते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जो लीडिंग फिगर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनको इस तथ्य से अनजान रखा जाता है। उनको ये बात पता नहीं होती कि उनकी पार्टी के मेंबर्स किस स्तर के हैं। उनको अपनी पार्टी के स्थानीय नेताओं पर यकीन होता है और इस तरह से वो इस बात से अनजान रह जाते हैं कि आपराधिक तत्व भी उनकी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन कभी कभी इसका रिवर्स भी होता है। खुद पार्टी नेतृत्व ऐसे अपराधियों को पनाह देने में आगे होता है, उनको संरक्षण देते हैं, उनका सियासी करियर सेटल करते हैं और उनको पारितोषिक देते हैं, पुरस्कार देते हैं इसके बदले कि उनका वोट बैंक सिक्योर किया जा रहा है। एक वीडियो क्लिप मैं आपको सुनवाना चाहूँगी जिसमें पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने कुछ बात कही है। जिस वक्त हमारे पुलिसकर्मी विकास दुबे को पकड़ने गए थे, विकास दुबे ने उनके ऊपर अटैक किया और 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए। उनकी शहादत का मजाक उड़ाते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था। ज़रा आप देखें और सुने कि पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने उनके बारे में क्या उद्गार व्यक्त किए हैं। अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर के क्या कहेंगे सर? आज मैंने अखिलेश यादव का ट्वीट पढ़ा। इन्होंने कानपुर के हमारे 8 शहीदों का घोर अपमान किया है और शहीदों को अलावा इन्होंने 3 लाख के उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों का अपमान किया है। ये अपमान वो व्यक्ति कर रहा है जिसने खुद अपने कार्यकाल में आतंकवादियों को, अपराधियों को पनाह दिया है, जिसका मैं स्वयं भुगतभोगी रहा। अखिलेश यादव क्या जाने कि पुलिस मुठभेड़ होती क्या है, जहां छोटे स्तर के कर्मचारी अधिकारी लड़ते हैं। जिंदगी और मौत में चंद सेकंड का फासला होता है। मैंने खुद 19 मुठभेड़ें किया है, जिसमें मैंने खुद गोली चलाई है और एडीजी स्तर पर गोली चलाई है मैंने वहां पर चित्रकूट में। ये 18 जून 2009। मैं जानता हूं जिंदगी मौत क्या होती है और
ऐसे में उनके द्वारा ये करना, इन्होंने अपमान किया है। इन्होंने हमेशा आतंकवादियों को पनाह दिया है। कचहरी ब्लास्ट, जिसमें लखनऊ, तत्कालीन फैजाबाद, बनारस में हुजी के आतंकवादियों ने ब्लास्ट किए थे। मैं उस समय स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर था। मैंने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इनकी सरकार आई और उसमें एक आतंकवादी खालिद मुजाहिद फैजाबाद कचहरी में गया, लू लग गई, बाराबंकी आते आते मर गया। और इन महोदय ने मेरे खिलाफ, तब मैं डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था, एक डीजीपी विक्रम सिंह के खिलाफ जो रहे रिटायर्ड, और हमारे 42 पुलिसकर्मियों का हत्या का मुकदमा इन्होंने कायम किया था। और ये मुकदमा कायम करके इन्होंने पुलिस को, एसटीएफ को, एसटीएफ को संदेश दे दिया कि कृपा करके आतंकवादियों की तरफ और हमारे पालतू क्रिमिनल की तरफ नज़र मत उठाना। इन्होंने वो केस वापस ले लिया। अदालत ने ऐसा थप्पड़ मारा कि उस केस को वापस नहीं होने दिया। और जो तारिक कासमी था, उसका साथी खालिद तो मर गया, और उसके बाद उसने 3 मामलों में आजम कारावास की सजा दी। एक अभी सीएम नाम आया था, वो इनका बड़ा प्रिय था, मोहम्मद शुएब, अभी जो सीए में गिरफ्तार हुआ था। इसने रिहाई मंच बना करके उसमें कुछ बमपंथियों ने इन्हीं के इशारे पर कई महीने धरना चलता रहा, ब्रजलाल को गिरफ्तार करो। इन महोदय ने जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक मुकदमे में केस वापस लिया था, जिसमें 8 जुलाई 2011 को मैनाठेर मुरादाबाद में पुलिस अधिकारियों पर हमला हुआ था, जिसमें इनके पालतू समाजवादी पार्टी के गुर्गों ने डीआईजी अशोक कुमार को गोली मारी थी, मरा समझ कर छोड़ गए थे। अब आप देखिए, जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही माफियाओं को पालने में शामिल है, तो फिर हम किसी और की क्या कह सकते हैं। कुल मिलाकर बात सामने आती है कि राजनीतिक दल नैतिक मान्यताओं और वैल्यूज़ को पूरी तरह से दरकिनार कर चुके हैं। और कोई भी राजनीतिक दल आप उठा लीजिए, सबकी निगाह सिर्फ अपने वोट बैंक पर रहती है। उनकी एक सीधी नीति है, क्रिस्टल क्लियर है उनकी अप्रोच कि उनको अपना वोट बैंक सिक्योर करना है, और उस वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी कारक का वो सहारा ले सकते हैं। सितंबर 2018 में इसी मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने निर्देशित किया इलेक्शन कमीशन को कि जो भी कैंडिडेट्स आपराधिक पृष्ठभूमि वाले चुनाव में खड़े किए जा रहे हैं, वो अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सभी जानकारी संबंधित राजनीतिक दल को उपलब्ध कराएं। और उस राजनीतिक दल को निर्देशित किया गया कि उस सभी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर डालें, ताकि मतदाता जागरूक रहें और ये जानें कि जिसको वो वोट देने जा रहे हैं वो आखिर किस स्तर का व्यक्ति है। लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात। राजनीतिक दलों की तरफ से तीखी आलोचना, तीखी प्रतिक्रियाएं आई, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपना वोट बैंक लूज करना नहीं चाहता। उसके बाद फिर से फरवरी 2020 में 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उन याचिकाओं के ऊपर डिसीजन दिया जो दाखिल की गई थी कि राजनीति में अपराधीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इन याचिकाओं पर डिसीजन देते हुए न्यायमूर्ति नरीमन की बेंच ने ये डिसीजन दिया कि जो भी आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं, उनसे संबंधित सभी जानकारी राजनीतिक दलों को देनी होगी। और राजनीतिक दलों को भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि आप कारण बताइए कि आप किन कारणों से ऐसे अपराधियों को कैंडिडेट बनाकर खड़ा कर रहे हैं, क्यों इनको आप चुनाव लड़वा रहे हैं। इसी संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जो डिसीजन सितंबर 2018 में दिया गया था, जो निर्देश दिए गए थे, उनका पालन राजनीतिक दलों की ओर से बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और केवल आपराधिक पृष्ठभूमि की जो जानकारी थी उसको वेबसाइट पर डालने मात्र से राजनीति का अपराधीकरण नहीं रुका, इसलिए कोई और कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में न्यायालय की तरफ से, न्यायालय का जुडिशियल एक्टिविज्म सीमित है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो लॉ मेकर्स हैं वही सुप्रीम है। तो लिमिटेड जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है सरकार की, उसे अर्ज किया कि ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि ऐसे अपराधियों को राजनीतिक दल टिकट ही ना दें। जब टिकट ही नहीं मिलेगी तो फिर चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता
प्रतीत नहीं हो रहा कि राजनीतिक दल ने इन आदेशों को या इन निर्देशों को सीरियसली लिया है। चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यों की विधानसभाएं हो, सब आपराधिक तत्वों से भरी पड़ी हैं। यहाँ ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि आखिर राजनीति में इस तरह से जो अपराधीकरण बढ़ रहा है, ये जो राजनीति और अपराधियों का जो गठजोड़ है, जो इतना स्ट्रांग हो रहा है, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट? शायद नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन? शायद नहीं। क्या जनता? ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप खुद डिसाइड कीजिए। हम इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक जो सही व्यक्ति है उसको चुनकर लोकसभा या विधानसभाओं के अंदर पहुंचाएं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो हमारे लिए कानून बनाएं। अगर हम ही चुनकर अपराधियों को विधानसभाओं के अंदर या लोकसभा के अंदर भेजेंगे तो शायद ये गलती हमारी है। तो ये हमें तय करना है कि किस व्यक्ति को हमें चुनना है। तो क्या फिर राजनीतिक दल इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पर ये सारी जिम्मेदारी, सारी जवाबदेही राजनीतिक दलों की ही बनती है, क्योंकि ये राजनीतिक दलों का स्वार्थ ही है जो राजनीति में कीचड़ लेकर आया है। जो लॉ ब्रेकर्स हैं, आप उनको ही लॉ मेकर की भूमिका में बिठा रहे हैं। जो कानून की निगाहों से बच रहे हैं, आप उनको ही पार्टी का टिकट दे रहे हैं और वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी बंदूक के बल पर चुनाव जीत रहे हैं और गरिमामयी संस्थाओं के अंदर जाकर बैठकर हमारे ही लिए कानून बना रहे हैं। तो फिर आप ये बताइए कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित कैसे रहेंगे? जो लोग पहले अधिकारों को छीन रहे थे, उन्हीं को हमने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अब संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर बिठा दिया। क्या नागरिकों के अधिकार ऐसी स्थिति में सुरक्षित रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है राजनीतिक दलों के ऊपर। यहाँ राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका तय करनी होगी, राजनीतिक दलों को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। जब तक नैतिक मान्यताओं को वापस नहीं लाया जाएगा, वैल्यूज़ को राजनीति में वापस लाया नहीं जाएगा, कि डेमोक्रेसी तभी फल फूल सकती है, तभी पनप सकती है जब साफ सुथरी मान्यताओं के आधार पर उसका संचालन किया जाए। लेकिन जब डेमोक्रेसी के संचालक ही अपराधी होंगे तो फिर डेमोक्रेसी फलेगी फूलेगी कैसे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, विचारणीय विषय है और इस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। राजनीतिक दलों को अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करना बहुत ज़रूरी है, अपनी भूमिका निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जिस लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका निर्माण हुआ है, जिस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपराधियों को टिकट देना बंद किया जाना अति आवश्यक है। और ये काम कोई नहीं कर सकता। सरकार इतने कानून बना रही है, हर दिन कोई ना कोई कानून बन रहा है, क्यों नहीं एक सख्त कानून अपराधियों के राजनीति में प्रवेश को रोकने के लिए बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। ये डिपेंड करता है राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर। अगर राजनीतिक नेतृत्व ये ठान ले कि सख्त कानून बनेगा तो फिर अपराधी कभी भी लॉ मेकर की भूमिका में नहीं आ सकते। इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड में आज मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ। आगे और भी बहुत से मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.